हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऊर्जा बैंड और ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला चालक पदार्थ, दूसरा अर्धचालक और तीसरा कुचालक पदार्थ होता है। दोस्तों, चालक और जो कुचालक पदार्थ है, इनका जो ज्यादातर प्रयोग होता है वो इलेक्ट्रिकल कार्यों के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के अंदर सबसे ज्यादा जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो पदार्थ है आपका अर्धचालक पदार्थ। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी हम जिस पदार्थ के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे वो पदार्थ होगा आपका अर्धचालक पदार्थ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो 0 केल्विन तापमान पर कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालन बैंड और संयोजी बैंड के अंदर जो ऊर्जा अंतराल है उसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तीसरा हमने देखा था अर्धचालक पदार्थों के जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। फिर हमने देखा अर्धचालक पदार्थ हैं उनके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये सब चीजें हमने अर्धचालक पदार्थों के बारे में पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अर्धचालक पदार्थों के प्रकार के बारे में, कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर इन पदार्थों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनको किस आधार पर अपन विभक्त करेंगे, तो सबसे पहले अर्धचालक पदार्थों को हम दो आधार पर विभक्त करेंगे, जिसमें पहला होगा डोपिंग के आधार पर और दूसरा होगा ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर। तो मैं यहां पर इसको नोट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है सेमीकंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक पदार्थों को स्टार्टिंग में अपन कितने आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो अर्धचालक पदार्थों को स्टार्टिंग में हम दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला जो आधार है वो है डोपिंग के आधार पर। किसके आधार पर, डोपिंग के आधार पर। अभी सिर्फ प्रकार बता रहा हूं, बाद में इनका अपन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपन वर्गीकरण करेंगे वो किसके करेंगे, बेस्ड ऑन डोपिंग। तो डोपिंग के बेस पर इनका क्या करेंगे, अपन वर्गीकरण करेंगे। दूसरा हम जो वर्गीकरण करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड की स्थिति, ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर, यानी कि बेस ऑन एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड या पोजीशन ऑन, इंग्लिश में लिखेंगे इसको पोजीशन ऑफ एनर्जी बैंड के बेस पर। इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, इन पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। दो आधार पर वर्गीकृत किया, जिसमें डोपिंग के आधार पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो आगे जाके दो भागों में विभक्त होते हैं, जिसमें जो पहला पदार्थ होता है वो होता है आपका इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। पहला कौन सा आता है आपका, इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। और दूसरा जो प्रकार आता है वो है आपका एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। तो डोपिंग के आधार पर जो अर्धचालक पदार्थ होता है वो आगे जाके कितने भागों में विभक्त होता है, तो डोपिंग के आधार पर अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
इसको हम लिखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इसको हम लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या लिखेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे कैसे? ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर भी जो अर्धचालक पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। जिसमें जो पहला जो प्रकार आता है वो आ जाता है आपका डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। पहला प्रकार कौन सा आता है आपका? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। हिंदी में भी इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे अपन, डायरेक्ट डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। पहला प्रकार कौन सा होता है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है। दूसरा जो प्रकार होता है इसके अंदर वो आता है आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। हिंदी में भी इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? दूसरा इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर जो अर्धचालक पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ऐसे कैसे? डोपिंग के आधार पर भी अर्धचालक पदार्थ कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ और दूसरा है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। अब ये जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ होता है ये आगे जाके वापिस दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन दो भागों के जो नाम है, एक है एन टाइप, पहला कौन सा है आपका? एन टाइप, और दूसरा है कौन सा आपका? पी टाइप। कौन सा है? पी टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी आगे जाके कितने भागों में विभक्त हो जाता है? दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें पहला जो भाग है वो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों ये है अर्धचालक पदार्थों के वर्गीकरण। तो अर्धचालक पदार्थों को सबसे पहले हम दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला जो आधार आता है वो है डोपिंग के आधार पर। किसके आधार पर? डोपिंग। अभी थोड़ी देर बाद में समझेंगे कि डोपिंग होती क्या चीज है। पहला जो वर्गीकरण करते हैं वो डोपिंग के आधार पर करते हैं और दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं वो ऊर्जा बैंड के आधार पर करते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ऐसे कैसे? डोपिंग के आधार पर भी अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ और दूसरा है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। फिर ये जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ होता है ये भी फिर आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें पहला जो प्रकार आता है वो आता है एन टाइप और दूसरा जो प्रकार आता है वो कौन सा होता है? पी टाइप। तो ये तो हो गया अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम इन सब अर्धचालक पदार्थों के बारे में एक एक के बारे में बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहले कौन सा देखेंगे? ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। तो हमने देखा था ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा डायरेक्ट, डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा मैं जो प्रकार लिखने जा रहा हूं वो होगा आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट
बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ऊर्जा बैंड के आधार पर कितने प्रकार का? दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं अपन? ऊर्जा बैंड के आधार पर कर रहे हैं। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड। और ऊर्जा बैंड हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजी बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड, इन दोनों की स्थिति के आधार पर ही इन पदार्थों को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले यदि मैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो देखिए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर एक तो कौन सा बैंड होगा आपका? एक तो कौन सा ऊर्जा बैंड होगा आपका? चालन बैंड होगा। कौन सा बैंड होगा? चालन बैंड। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था चालन बैंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बैंड और शॉर्ट में लिखते हैं उसको सीबी। तो मैंने एक बैंड गैप तो आपका ये बना दिया, ये है आपका कौन सा? चालन बैंड। और एक दूसरा बैंड गैप मैंने ये बना दिया, और ये जो दूसरा बैंड गैप है ये है आपका कौन सा? संयोजी बैंड। कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड को इंग्लिश में हम बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन वीबी। क्या लिखते हैं? वीबी। तो जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं, ये दोनों ठीक एक दूसरे के नीचे स्थित होते हैं। ठीक एक दूसरे के कहां स्थित होते हैं? नीचे स्थित होते हैं। कौन से बैंड गैप के अंदर? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होता है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के नीचे स्थित होता है। पहली लाइन क्लियर हुई। जबकि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर जो चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होते हैं, ये तो हो गया आपका कौन सा बैंड? चालन बैंड। और ये हो गया कौन सा आपका? संयोजी बैंड। कौन सा बैंड हो गया ये आपका? संयोजी बैंड। तो जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर स्थित होते हैं। देखिए यहां पर तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के नीचे स्थित है, लेकिन यहां पर ये थोड़े से एक दूसरे से कहा है? दूर स्थित है। तो इसको तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। दोनों में अंतर साफ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जो अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर तो ऊर्जा बैंड की जो स्थिति है वो बिल्कुल दोनों के ठीक नीचे है, लेकिन यहां पर जो ऊर्जा बैंड की स्थिति है वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित है। इस कारण इसको तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट और इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। तो इसके अंदर आपको हिंदी में जो लिखना है, हिंदी में क्या लिखना है? इसके अंदर चालन बैंड व संयोजी बैंड, चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे के ठीक नीचे स्थित होते हैं। एक दूसरे के ठीक नीचे स्थित होते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नीचे स्थित होते हैं। जबकि इसके अंदर लिखना है इसमें चालन बैंड व संयोजी बैंड, चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे से थोड़े दूर स्थित होते हैं। इसके अंदर तो क्या होता है? चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे के ठीक नीचे स्थित होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर स्थित होते हैं। अगला जो इसके अंदर अंतर आपको लिखना है कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है? आपके प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। ऊर्जा किसके रूप में उत्सर्जित होती है? यहां पर प्रकाश के रूप में। कौन से के अंदर?
डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में क्या होती है, आपकी उत्सर्जित होती है। ऊर्जा किसके रूप में उत्सर्जित होती है, यहाँ पर प्रकाश के रूप में। जबकि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होती है उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या होती है, आपके ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। किसके रूप में उत्सर्जित होती है, यहाँ पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में। जबकि डायरेक्ट के अंदर ऊर्जा किसके रूप में उत्सर्जित होती है, प्रकाश के रूप में। तो इसके अंदर लिखना है, इसमें इसमें ऊर्जा ऊर्जा प्रकाश के रूप में, प्रकाश के प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। इसमें ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। तीसरा अंतर आपको इसमें क्या लिखना है, देखिए जब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से होता हुआ जब वैलेंस बैंड के अंदर आएगा तो बिल्कुल सीधा आएगा ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सीधे बिल्कुल चालन बैंड से संयोजी बैंड में बिल्कुल क्या आता है, सीधा आता है। जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा जब ये चालन बैंड से संयोजी बैंड के अंदर आएगा तो पहले नीचे आएगा, फिर इसको इधर घूमना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जैसे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे टकरा जाएंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हुए या टकराते हुए चालन बैंड से कहां पहुंचते हैं, संयोजी बैंड में पहुंचते हैं। जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सीधे चालन बैंड से संयोजी बैंड के अंदर क्या हो जाते हैं, पहुंचे जाते हैं। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराते हुए चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाते हैं। तो तीसरा लिखना है, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सीधे चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सीधे चालन बैंड से किस में चल जाते हैं, संयोजी बैंड में चल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चालन बैंड से संयोजी बैंड चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रॉन टकराते हुए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या जाते हैं, सीधे जाते हैं। यहां पर जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, यहां पर जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के क्या स्थित होते हैं, पास स्थित होते हैं। इसमें जो आगे आपको याद रखना है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको याद रखना है वो क्या है कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, क्या, जैसे एलईडी होगी आपका, जैसे एलईडी से क्या मिलता है, हमको प्रकाश मिलता है। तो एलईडी का हम जो निर्माण करते हैं वो निर्माण डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के आधार पर करते हैं। जबकि जो डायोड होता है, क्या होता है, डायोड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम में लिया जाता है। तो डायोड का जो निर्माण है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के आधार पर किया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि एलईडी का जो निर्माण है वो कौन से किस आधार पर किया जाता है। तो एलईडी का निर्माण है वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के आधार पर करते हैं, जबकि डायोड है उसका हम जो निर्माण करते हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर करते हैं। क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है
कि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो किसके रूप में उत्सर्जित होती है। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर ऊर्जा है वो किसके रूप में उत्सर्जित होती है। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। तो इसके अंदर जो अगली लाइन नोट करनी है वो लिखनी है आपको एलईडी। एलईडी का निर्माण, एलईडी का निर्माण डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के आधार पर करते हैं, के आधार पर करते हैं। जबकि डायोड का निर्माण, डायोड का निर्माण इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के आधार पर करते हैं, के आधार पर करते हैं। दोनों चीज क्लियर हुई। फिर अगर आपसे इनके उदाहरण पूछ ले तो उदाहरण क्या क्या है इसके अंदर? उदाहरण है क्या? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और इंडियम गैलियम नाइट्राइड। ये सब किसके उदाहरण है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ये सब किसके उदाहरण है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। जबकि यहां पर जो उदाहरण देखे तो ये हो गया आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब किसके उदाहरण है? इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के उदाहरण तो हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के उदाहरण हो गए गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड। ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप के आधार पर सेमीकंडक्टर का प्रकार। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको नोट करनी है और याद करनी है। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण है वो आपका वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो वर्गीकरण हम देखेंगे वो देखेंगे डोपिंग के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? डोपिंग के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए, दूसरा हम जो प्रकार देखने वाले हैं वो है डोपिंग के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब डोपिंग के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो पदार्थ आता है वो आता है इंट्रिंसिक पदार्थ और दूसरा जो पदार्थ आता है वो आता है एक्सट्रिंसिक पदार्थ। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, हिंदी भी इसकी सेम होगी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक जो अर्धचालक पदार्थ होता है वो क्या पदार्थ होता है। देखिए, हमने पढ़ा था अर्धचालक पदार्थ, जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है वही का वही पदार्थ, उसी पदार्थ को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पदार्थ। यानी कि जो जो विशेषता हमने अर्धचालक पदार्थ के अंदर पढ़ी थी वो सारी विशेषताएं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर विद्यमान होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है। अब अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो चतुर्थ वर्ग वाले पदार्थ होते हैं
अर्थात चतुसंयोजी होते हैं। चतुसंयोजी का मतलब क्या होता है कि इन पदार्थों की अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो जो पदार्थ या जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, वो पदार्थ चतुसंयोजी पदार्थ कहलाते हैं। अब जो चतुसंयोजी पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं आपके अर्धचालक पदार्थ, और जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, चतुसंयोजी तत्व है, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक पदार्थ है। और यदि बिल्कुल शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम हो तो उन पदार्थों को ही हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसे अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, 0 केल्विन पर कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, वैसे के वैसे ही इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होगा वो भी 0 केल्विन पर कुचालक पदार्थ की तरह ही व्यवहार करेगा। पहली बात आपको इसके अंदर लिखनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है। दूसरा इसके अंदर याद रखना है, 0 केल्विन पर ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। तीसरा याद रखना है, जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं इनकी जो चालकता होती है वो धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है, अर्थात तापमान का मान बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। चौथा आपको याद रखना है, इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है, अर्थात तापमान का मान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। पांचवा आपको इसके अंदर याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण प्रवाहित होती है। किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण क्या होती है, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी क्या चीज है, किसी भी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के गति करने की क्षमता, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की गति करने की क्षमता क्या कहलाती है, मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है और होल की मोबिलिटी कम होती है, अर्थात किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की गति करने की क्षमता ज्यादा होती है जबकि होल्स की गति करने की क्षमता कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन की गति करने की क्षमता ज्यादा है और होल्स की गति करने की क्षमता कम है, लेकिन धारा दोनों के कारण प्रवाहित हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा होने के कारण जो डोमिनेटिंग करंट प्रवाहित होगी, जो ज्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी, वो धारा किसके कारण प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होगी। किसके कारण प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीजें आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर याद करनी है। इनको मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपको नोट करनी है कि इंट्रिंसिक पदार्थ या इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ, डायरेक्ट इंट्रिंसिक लिख देता हूं, इंट्रिंसिक पदार्थ, इंट्रिंसिक पदार्थ शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ का मतलब इसके अंदर किसी भी दूसरे तत्व की कोई अशुद्धि विद्यमान नहीं होती है, सिर्फ पूरी तरह से क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अगला आपको याद रखना है, 0 केल्विन पर यानी कि 0 डिग्री केल्विन तापमान पर जो इंट्रिंसिक पदार्थ है, इंट्रिंसिक पदार्थ कुचालक, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कितने टेम्परेचर की बात हो रही है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं वो कुचालक पदार्थ की तरह क्या करते हैं, आपके व्यवहार करते हैं। फिर इसके अंदर आपको अगला याद रखना है कि इंट्रिंसिक जो पदार्थ होती है
या इन पदार्थों की चालकता, इन पदार्थों की चालकता तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। इन पदार्थों की चालकता तापमान बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। अगला याद रखना है, इन पदार्थों की, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से, चालकता को लिखते हैं सिग्मा से। तो इन पदार्थों की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर घटती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है? तापमान बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। अगला याद रखना है, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में विद्युत धारा, विद्युत धारा होल्स, होल्स व इलेक्ट्रॉन, होल्स व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण, दोनों के कारण, दोनों के कारण प्रवाहित होती है। विद्युत धारा किन किन के कारण प्रवाहित होती है? तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होती है। लेकिन इसी में याद रखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो होल्स की मोबिलिटी, होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होने के कारण, होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होने के कारण डोमिनेटिंग करंट, डोमिनेटिंग करंट यानी कि ज्यादा धारा, ज्यादा धारा, ज्यादा धारा इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। ये चीज याद रह जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। इस कारण जो मुख्य धारा या ज्यादा धारा बहेगी वो किसके कारण बहेगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। मोबिलिटी मैंने बताई आपको, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? मोबिलिटी कहलाती है। बाद भी लिखवा दूंगा इसको परिभाषा। फिर आगे याद रखना है, इन पदार्थों में, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या, होल्स की संख्या के बराबर होती है। इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या रहेंगे? होल्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन को मैं लिखूंगा n से, होल्स को मैं लिखूंगा p से, तो n बराबर क्या होता है? p होता है। n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, p है होल्स की संख्या। तो इंट्रिंसिक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होता है। बराबर मैं लिखूंगा ni। ni क्या है? यहाँ पर इंट्रिंसिक सांद्रता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन या होल्स होंगे उतनी ही क्या होगी? इनकी इंट्रिंसिक सांद्रता होगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां n बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। p बराबर है, p बराबर है होल्स की संख्या।
P बराबर क्या है, होल्स की संख्या, और Ni बराबर है क्या, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक सांद्रता। इंट्रेंसिक सांद्रता को मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, Ni से। इसी के अंदर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है कि जो इंट्रेंसिक सांद्रता होती है, इंट्रेंसिक सांद्रता समानुपाती होती है T की पावर 3/2 के। इंट्रेंसिक सांद्रता किसके समानुपाती होती है, T की पावर 3/2 के। T क्या है, यहां पर तापमान है, यहां T बराबर क्या है, टेम्परेचर, यानी कि क्या है, तापमान। तो इंट्रेंसिक सांद्रता है वो किसके समानुपाती होती है, तापमान के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाऊंगा तो इंट्रेंसिक सांद्रता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो वैद्युतिक रूप से उदासीन होते हैं। वैद्युतिक रूप से उदासीन का मतलब क्या है, ना तो इन पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो होल्स की संख्या के बराबर होगी, यानी कि जितना ऋण आवेश होगा उतना ही क्या होगा, धनावेश होगा। तो जितना ऋणावेश उतना धनावेश, दोनों आवेश एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वैद्युतिक रूप से ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं वो वैद्युतिक रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। नीचे लिख देता हूं मैं, ये पदार्थ ये पदार्थ वैद्युतिक रूप से, वैद्युतिक रूप से उदासीन होते हैं। वैद्युतिक रूप से क्या होते हैं, उदासीन। तो ये सारी चीजें आपको इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर याद रखनी है। पहला क्या रखनी है, इंट्रिंसिक पदार्थ शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है। दूसरा याद रखना है, 0 केल्विन तापमान पर इंट्रिंसिक जो पदार्थ है वो कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। फिर इन पदार्थों की जो चालकता होती है वो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी चालकता बढ़ती जाएगी। तीसरा अगला है, इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। आगे रखना है, इन पदार्थों में जो विद्युत धारा है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होती है। जबकि हमने देखा था चालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। अगला हमने देखा, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। इस कारण जो डोमिनेटिंग करंट या मुख्य धारा या फिर ज्यादा जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगले याद रखना है, इन पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होल की संख्या के बराबर होती है। अर्थात n बराबर p बराबर ni है। यहां पर n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। p बराबर क्या है, होल्स की संख्या है। ni क्या है, इंट्रिंसिक सांद्रता है। अब जो इंट्रिंसिक सांद्रता है वो तापमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाऊंगा तो इंट्रिंसिक सांद्रता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर दे रखा है, ये जो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ, इंट्रिंसिक जो पदार्थ होते हैं वो वैद्युतिक रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्योंकि कुल धन आवेश बराबर होता है कुल ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। जब ऋणावेश और धनावेश का मान बराबर होगा तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये पदार्थ है जो वैद्युतिक रूप से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक पदार्थ आपका कंप्लीट। अब जो सेकंड पदार्थ आता है वो पदार्थ है आपका एक्सट्रिंसिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, एक्सट्रिंसिक पदार्थ। देखिए देखिए दूसरा जो हमारा पदार्थ आता है वो आता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ।
दूसरा प्रकार कौन सा है आपका? एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रेंसिक अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। तो अब डिस्कस करेंगे हम एक्सट्रेंसिक अर्धचालक पदार्थ। देखिए, एक्सट्रेंसिक अर्धचालक पदार्थ और इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ है, ये दोनों किसके भाग थे? डोपिंग के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकृत किया था इनको? डोपिंग के आधार पर। तो अभी तक हमने डोपिंग के बारे में नहीं समझा है कि ये जो डोपिंग होती है वो चीज क्या चीज है, डोपिंग क्या चीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या डोपिंग, डोपिंग होती क्या चीज है। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? डोपिंग। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं। शुद्ध का मतलब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल इन्हीं के ही तत्व विद्यमान होते हैं और किसी भी दूसरे तत्व पदार्थ के तत्व इसके अंदर विद्यमान नहीं होते हैं। तो इंट्रिंसिक पदार्थ शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं। दूसरा हमने देखा ये जो इंट्रिंसिक पदार्थ है ये क्या करते हैं? कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इनकी चालकता का मान क्या होता है? कम। देखो, कुचालक कौन होगा? जिसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जो नया पदार्थ बनाए उस पदार्थ की चालकता क्या रहे? ज्यादा, जबकि इंट्रिंसिक पदार्थ की चालकता क्या है? कम है। अब इंट्रिंसिक पदार्थ की हमको चालकता को क्या करना है? बढ़ाना। इंट्रिंसिक पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इन पदार्थों के अंदर किसी दूसरे जो पदार्थ है या किसी दूसरे तत्व की क्या मिलाएंगे? अशुद्धि मिलाएंगे। इसमें दूसरे तत्व को क्या कहलाएंगे? मिलाएंगे। तो इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए इनके अंदर जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डोपिंग। इंट्रिंसिक पदार्थ है, इसमें हम अशुद्धि के रूप में कोई दूसरा तत्व इसके अंदर मिला रहे हैं, तो ये जो दूसरा तत्व मिलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? डोपिंग। अब दूसरा तत्व इसके अंदर क्यों मिला रहे? क्योंकि इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता क्या होती है? कम, और हम इनकी चालकता को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। अब इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर दूसरे तत्व को अशुद्धि के रूप में क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। अब जो दूसरा तत्व आएगा वो तो अशुद्धि के रूप में ही आएगा ना। तो इंट्रिंसिक पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए किसी दूसरे तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग। या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। तो जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है, इंट्रिंसिक क्या है? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि को मिलाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी? डोपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डोपिंग। तो डोपिंग की परिभाषा मैं लिख रहा हूं यहां पर, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए, पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए, इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि, इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग कोई नई चीज नहीं है। जो भी आपका इंट्रिंसिक पदार्थ है उसमें अपन क्या मिला रहे हैं? अशुद्धि मिला रहे हैं। अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं?
क्योंकि उसकी चालकता को हम क्या चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अब डोपिंग। अब ये जो डोपिंग है ये अलग अलग स्तर पर की जाती है, अलग अलग लेवल पर अपन डोपिंग करते हैं। एक होगा जैसे अपन लो लेवल डोपिंग, एक होगी नॉर्मल डोपिंग, एक होगी हाई लेवल डोपिंग। अब जो लो लेवल डोपिंग होगी उसकी रेंज क्या रहेगी, नॉर्मल डोपिंग की रेंज क्या होती है और हाई लेवल की जो डोपिंग करते हैं उसकी रेंज क्या होती है, इसके बारे में भी हमसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको नोट करा देता हूं। तो डोपिंग का स्तर की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन जो डोपिंग करेंगे वो करेंगे अपन लो लेवल डोपिंग। क्या करेंगे अपन, लो लेवल डोपिंग, यानी कि निम्न स्तरीय डोपिंग। सबसे पहले कौन सी डोपिंग करेंगे, निम्न स्तरीय डोपिंग। अब डोपिंग किसमें कर रहे हैं अपन, इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर। अगर मैं क्या कर लू 10 की घात 11 इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर यदि एक अशुद्धि का परमाणु मिलाऊं, कितना मिलाऊं, एक अशुद्धि परमाणु मिलाऊं, तो वो जो डोपिंग का स्तर होगा वो होगा लो लेवल डोपिंग। ये तो क्या है आपका 10 की घात 11, ये तो क्या है आपका इंट्रिंसिक पदार्थ है। इतने तो क्या है आपके इंट्रिंसिक पदार्थ है या फिर शुद्ध पदार्थ है। इंट्रिंसिक पदार्थ का मतलब ही क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ। और ये क्या है आपका डोपिंग परमाणु है, मतलब क्या है ये अशुद्धि है। क्या है ये, अशुद्धि। तो 10 की घात 11 इंट्रिंसिक पदार्थ में यदि मैं एक अशुद्धि का परमाणु मिलाऊं तो उसको मैं बोलूंगा लो लेवल डोपिंग। क्या बोलूंगा, लो लेवल डोपिंग। अब जो लो लेवल डोपिंग है इसे इसे हम क्या करते हैं, P माइनस एंड N माइनस से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लो लेवल डोपिंग करने पर हमको जो पदार्थ मिलेंगे वो पदार्थ को हम जो प्रदर्शित करेंगे उनके ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो जो लो लेवल डोपिंग है उसके अंदर जो भी पदार्थ होंगे उनको P माइनस और N माइनस पदार्थों से अपन क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि इंट्रिंसिक पदार्थों में हम अशुद्धि मिलाकर हम दो प्रकार के पदार्थ बनाएंगे। एक तो बनाएंगे P प्रकार के पदार्थ, दूसरा बनाएंगे N प्रकार का पदार्थ। यदि मैं 10 की घात 11 शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में यदि एक अशुद्धि का परमाणु मिलाता हूं तो वो कहलाएगा लो लेवल डोपिंग। और लो लेवल डोपिंग के अंदर जो पदार्थ बनेंगे उनको हम प्रदर्शित करेंगे P माइनस और N माइनस से। ऐसे कैसे, यहां पर जो दूसरी जो डोपिंग होती है वो होती है आपकी नॉर्मल डोपिंग। क्या होती है आपकी, नॉर्मल डोपिंग। नॉर्मल डोपिंग मतलब आपकी हिंदी में बोलेंगे इसको सामान्य डोपिंग। सामान्य डोपिंग के अंदर क्या करते हैं, अशुद्धि का लेते हैं हम एक परमाणु, जबकि जो शुद्ध अर्धचालक लेते हैं वो 10 की घात 6 से लेकर लेते हैं 10 की घात 8 तक। अगर 10 की घात 6 से 10 की घात 8 जो इंट्रिंसिक पदार्थ है उसमें एक अशुद्धि का परमाणु मिलाऊं तो वो डोपिंग कहलाएगी नॉर्मल डोपिंग। कौन सी कहलाएगी, नॉर्मल। और इसे P एंड N, P एंड N से क्या करते हैं अपन, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, इन पदार्थों को हम P और N से प्रदर्शित करेंगे। तीसरी जो डोपिंग होती है वो होती है आपकी हाई लेवल डोपिंग। कौन सी डोपिंग होती है तीसरी, हाई लेवल डोपिंग होती है। कौन सी होती है, हाई। हिंदी में बोलेंगे इसको उच्च स्तरीय डोपिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उच्च स्तरीय डोपिंग। उच्च स्तरीय डोपिंग के अंदर क्या होगा, यदि मैं 10 की घात 3 जो अर्धचालक पदार्थ है उसके अंदर यदि मैं एक अशुद्धि का परमाणु मिला दूं, 10 की घात 3 के अंदर कितना अशुद्धि का परमाणु मिला दूं, एक अशुद्धि का परमाणु मिला दूं, तो वो जो डोपिंग का स्तर होगा वो स्तर होगा हाई लेवल स्तर। और इसके अंदर या इसे हम P प्लस एंड N प्लस से प्रदर्शित करते हैं। किस किस से प्रदर्शित करते हैं इसको, P प्लस और N प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया डोपिंग क्या चीज है, डोपिंग का जो स्तर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो डोपिंग क्या चीज है, इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग।
अब एक चीज याद रखना, अशुद्धि के रूप में हम और कुछ नहीं मिलाते, किसी दूसरे परमाणु को क्या करते हैं, मिलाते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम दूसरे परमाणु को मिलाकर कैसे कैसे हम पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थों का निर्माण करेंगे। तो अभी सिर्फ डोपिंग समझा रहा हूं मैं। इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए इनमें जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, डोपिंग। डोपिंग के 3 स्तर। पहला है लो लेवल डोपिंग। अगर 10 की घात 11 इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर एक अशुद्धि का परमाणु मिला दूं तो उसको कहेंगे लो लेवल डोपिंग। इसे हम P- और N- से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी होती है नॉर्मल डोपिंग। अगर 10 की घात 6 से 10 की घात 8 इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर एक अशुद्धि का परमाणु मिला दे तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल डोपिंग, और इसे हम P और N से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा होता है आपका हाई लेवल डोपिंग। हाई लेवल डोपिंग के अंदर पता चल रहा है कि 10 की घात 3 इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर यदि मैं एक अशुद्धि का परमाणु मिला दूं तो इसे P+ या N- से क्या करेंगे, अपन प्रदर्शित करेंगे। तो तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। पहला हो गया आपका डोपिंग क्या होती है और डोपिंग के स्तर क्या क्या होते हैं, ये चीज क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो आपके अर्धचालक पदार्थ है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, या फिर इनको हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक पदार्थ, इन इंट्रिंसिक पदार्थों में क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, यानी कि किसी दूसरे तत्व को मिलाकर अपन कुछ पदार्थों का निर्माण करेंगे, और उन पदार्थों की चालकता है वो इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि चालकता का मान ही तो हम बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनकी कुछ वैल्यू है जो डायरेक्ट हमसे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से रिलेटेड। कुछ मान से एक सारणी के रूप में मैं आपको नोट कराऊंगा, वो सारणी को आपको कैसे भी याद करनी है, लेकिन आपको उसको जरूर याद करना है क्योंकि उस इंडेक्स के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में एक सारणी बनाने जा रहा हूं, उस सारणी को आपको याद रखनी है। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। क्यों है अर्धचालक पदार्थ, क्योंकि ये चौथे वर्ग के पदार्थ है और इनकी अंतिम कक्षाओं के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ अर्धचालक पदार्थ भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं आपका सिलिकॉन, इधर क्या मैं लिख रहा हूं, सिलिकॉन लिख रहा हूं। सिलिकॉन को मैं लिखूंगा SI से, और इधर मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं जर्मेनियम। इधर मैं क्या लिख रहा हूं, जर्मेनियम। जर्मेनियम को मैं लिखूंगा GE से। अब इनकी कुछ वैल्यूज है, वो वैल्यूज आपको याद रखनी है ना। सबसे पहला जो आपको याद रखना है, इनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। सबसे पहला क्या आपका, एटॉमिक नंबर। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, और जर्मेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 32। कितना होता है, 32। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, जबकि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 32। फिर आपको याद रखना है परमाणु घनत्व, या फिर सबसे पहले देख लो परमाणु भार, एटॉमिक वेट। सिलिकॉन का परमाणु भार होता है इसका डबल यानी कि 28, और जर्मेनियम का परमाणु भार होता है 72। कितना होता है, 72। आगे आपको याद रखनी है तीसरे नंबर पर, वो याद रखनी है आपको परमाणु घनत्व। इनका क्या याद रखना है आपको, घनत्व यानी कि डेंसिटी। क्या याद रखनी है, डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी होती है कितना, 5 × 10⁻²2 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है, 5 × 10⁻²2। और इनका जो घनत्व होता है, सेंटीमीटर क्यूब को हटा देना, इनका जो घनत्व होता है वो होता है 4.5 × 10⁻²22। इनका घनत्व कितना होता है, जर्मेनियम का 4.5 × 10 कितना होता है, 22 होता है। फिर अगर चौथे नंबर पर बात करें, चौथे नंबर पे आती है इनकी इंट्रिंसिक सांद्रता। चौथे नंबर पर क्या आती है,
इंट्रिंसिक सांद्रता। इंट्रिंसिक सांद्रता सिलिकॉन की होती है कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर 10। कितनी होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 10। जबकि जर्मेनियम की जो इंट्रिंसिक सांद्रता होती है वो होती है 2.5 इंटू 10 की पावर 13। कितनी होती है, 2.5 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 13 होती है। फिर पांचवा याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सिलिकॉन के अंदर क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जर्मेनियम के अंदर क्या होती है। पांचवें नंबर पे याद रखने हैं आपको इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, देखिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को मैं लिखूंगा म्यू एन से। किससे लिखूंगा, म्यू एन से। और जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो सिलिकॉन के अंदर होती है वो होती है यहां पर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। कितना होता है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ऐसे किसी जर्मेनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होती है कितना, 3800। कितना होती है, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। देखिए V का मतलब है यहां पर वोल्ट और S का मतलब है सेकेंड। तो 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू क्या होता है, सेकेंड होता है। ऐसे कैसे, छठे नंबर पर जो आपको याद रखना है वो याद रखनी है होल्स की मोबिलिटी। क्या याद रखनी है, होल की मोबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन कारण जो ज्यादा धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सिलिकॉन के अंदर तो कितनी होती है, 1300। जर्मेनियम के अंदर कितनी होती है, 3800। अब यदि मैं होल की मोबिलिटी की बात करूं तो होल की मोबिलिटी को मैं प्रदर्शित करूंगा म्यू पी से। होल की मोबिलिटी सिलिकॉन के अंदर तो होती है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। जबकि जर्मेनियम के अंदर जो होल्स की मोबिलिटी होती है वो होती है आपके कितना, 1800 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू क्या होती है, सेकंड होती है। वहां पर तो कितनी होती है, 1800, और यहां पर कितनी होती है आपके, 500 होती है। कितनी होती है, 500। तो ये वैल्यू होगी। फिर आपको याद रखना है क्या, ऊर्जा बैंड अंतराल। अब ऊर्जा बैंड अंतराल तो मैंने आपको पहले भी लिखा दिया। सिलिकॉन के अंदर जो ऊर्जा बैंड अंतराल है वो 0 केल्विन पर तो कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि जर्मेनियम के अंदर 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, 0.784 होता है, 0.785 होता है। ऐसे कैसे, जब टेम्परेचर को हम 0 केल्विन से 300 केल्विन कर देंगे तो सिलिकॉन के अंदर तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान हो जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान हो जाएगा 0.72 यानी कि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद रखना है क्या, ऊर्जा बैंड अंतराल। और ऊर्जा बैंड अंतराल को अपन किससे लिखते हैं, ईजी से। ईजी मैंने पहले भी लिखवा चुका है ये सारणी के अंदर। 0 केल्विन पर तो कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां पर कितना होता है, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो ऊर्जा बैंड अंतराल ईजी है वो 300 केल्विन पर, कितने केल्विन पर, 300 केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना हो जाता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। और यहां पर 0.785 से घटकर कितना हो जाता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ये चीज होगी। इसके अलावा हमको तीन चार चीजें और नोट करनी है। तो ये बोर्ड अभी भर चुका है तो पहले इनको एक बार और समझा देता हूं, फिर इनको मिटा के वो चीजें लिखाएंगे। सबसे पहली बात, आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। अब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखना, इनकी अंतिम कक्षाओं के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4। जैसे इसका निकाले तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर कितने आते हैं, 8। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। तो जो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो कितना बनेगा, 2 8। तीसरी कक्षा के अंदर कितने आते हैं, 18। तो 18 और 10 कितने हो गए, 28। तो चौथी कक्षा के अंदर जो अंतिम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहाँ पर भी देखिए कितने आ रहे हैं, 4।
और यहाँ पर भी देखिए अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। इस कारण जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो चतुसंयोजी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तो हो गया इनका परमाणु क्रमांक। और ये परमाणु क्रमांक अपन देखते हैं जब परमाणु की संरचना हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिक के अंदर अंदर बताया था, परमाणु की संरचना बनाने के लिए कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। उससे निकालते हैं 2, 8, 18, 32 होते हैं ना। तो इसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऐसे केस इसमें पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। तो पहली बात तो आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है परमाणु भार। सिलिकॉन का परमाणु भार होता है 28, जर्मेनियम का परमाणु भार होता है 32। तीसरा आपको याद रखना है परमाणु घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है, काम में आता है परमाणु घनत्व। परमाणु घनत्व होता है 5 × 10⁻22। किसका होता है, सिलिकॉन का। जबकि जर्मेनियम का परमाणु भार होता है 4.5 × 10 कितना होता है, 22 होता है। फिर अगर बोले आपकी इंट्रिंसिक सांद्रता, सांद्रता का मान पूछ रहा है Ni, इंट्रिंसिक सांद्रता को अपन किससे लिखते हैं, Ni से। तो इंट्रिंसिक सांद्रता सिलिकॉन की होती है 1.5 × 10 होती है, जबकि जर्मेनियम की इंट्रिंसिक सांद्रता 2.5 × 10 कितनी होती है, 13। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जर्मेनियम की सांद्रता ज्यादा होती है, जबकि सिलिकॉन की सांद्रता क्या होती है, कम। अगला दे रखा है इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को अपन म्यू एन से प्रदर्शित करते हैं। तो सिलिकॉन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, जबकि जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ऐसे कैसे याद रखना है, होल्स की जो मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन के अंदर तो होती है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, जबकि जर्मेनियम के अंदर जो होती है वो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड होती है। ऐसे कैसे याद रखना है, ऊर्जा बैंड अंतराल, ऊर्जा बैंड अंतराल को हम लिखते हैं ईजी से। जो ऊर्जा बैंड अंतराल है वो 0 केल्विन पर सिलिकॉन के अंदर तो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के अंदर होता है 0.7885 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कैसे, यदि टेम्परेचर को 0 केल्विन से 300 केल्विन पर कर दे तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान घट जाता है। तो यहाँ पर तो घटकर हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर घटकर हो जाता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर इंडेक्स बना के भी समझाई थी। तो आपको ये कुछ वैल्यूज है, इन वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ से आपके सीधा सा क्वेश्चन पुटअप पूछेगा, यहाँ पर से कोई भी एक चीज दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो सिलिकॉन के अंदर कितनी होती है, तो आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सिलिकॉन के अंदर क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, इसको जरूर बना जरूर लेना और कभी कभी थोड़ा थोड़ा इनको देख लिया करो तो याद हो जाएगी। इसके अलावा इसी के अंदर आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर 2-3 बातें और याद रखनी है। वो 2-3 बातें क्या चीज है वो भी देख लेते हैं। देखिए सिलिकॉन के अंदर जो लीकेज करंट होता है, क्या सिलिकॉन के अंदर जो लीकेज करंट, लीकेज करंट हिंदी में ऐसे लिख देता हूं मैं, लीकेज करंट। वैसे हिंदी में इसको क्षरण धारा बोलते हैं, क्षरण धारा। लेकिन आप याद रखना लीकेज जो करंट होता है वो होता है नैनो एम्पियर में। किसमें होता है, नैनो एम्पियर। किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन के अंदर तो लीकेज करंट किसमें होता है, नैनो एम्पियर में होता है। किसमें होता है, नैनो एम्पियर, मतलब भौतिक राशि है 10⁻⁻9 होता है। जबकि जर्मेनियम के अंदर जो लीकेज करंट होता है इसमें लीकेज करंट, इसमें लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर, इसमें माइक्रो एम्पियर यानी कि म्यू ए माइक्रो एम्पियर में होता है। अब माइक्रो बड़ी राशि है, नैनो छोटी राशि है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 है ना, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो जर्मेनियम के अंदर तो लीकेज करंट का मान ज्यादा होता है, जबकि सिलिकॉन के अंदर लीकेज करंट का मान क्या होता है, कम होता है। सिलिकॉन के अंदर लीकेज करंट का मान कम होता है और जर्मेनियम के अंदर लीकेज करंट का मान ज्यादा होता है, क्योंकि जर्मेनियम में लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में, जबकि सिलिकॉन के अंदर लीकेज करंट है वो किसमें है, नैनो एम्पियर में। अगला याद रखना है, जो सिलिकॉन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, क्या, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, पावर को एक तरह से
ग्रहण करने की क्षमता, पावर को ग्रहण करने की क्षमता। तो सिलिकॉन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी या शक्ति ग्रहण क्षमता, हिंदी में लिख रहा हूं इसको, शक्ति ग्रहण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। सिलिकॉन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो जर्मेनियम होती है, यानी कि जर्मेनियम की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी कि शक्ति ग्रहण क्षमता, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है आपकी, कम होती है। क्या होती है, कम। सिलिकॉन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जर्मेनियम की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम। फिर आता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, यानी कि कार्यकारी तापमान, कार्यकारी तापमान, तापमान की रेंज, कार्यकारी तापमान रेंज। तो कार्यकारी तापमान रेंज जो सिलिकॉन की होती है वो होती है -65 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सिलिकॉन का तो कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है, -65 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जो जर्मेनियम की जो कार्यकारी टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है -65 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर होती है आपके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि जर्मेनियम की जो कार्यकारी टेम्परेचर रेंज है वो उसका मान, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है उसका मान कम होता है। जबकि सिलिकॉन की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपको ये तीन चीजें और याद रखनी है सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। अब यहीं से एक चीज सिद्ध होती है कि जो आपकी एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक पदार्थ है, लेकिन इन दोनों में से सिलिकॉन जो अर्धचालक पदार्थ है इसी का प्रयोग ज्यादा क्यों किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ का उपयोग जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा क्यों किया जाता है, तो उसका कारण आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो सिलिकॉन है उसके अंदर लीकेज करंट का मान कम होता है, जबकि जर्मेनियम के अंदर लीकेज करंट का मान ज्यादा होता है। सिलिकॉन की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, शक्ति को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है, जबकि जर्मेनियम की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। तीसरा, सिलिकॉन की जो टेम्परेचर रेंज है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है, काम करने के जो तापमान की रेंज है वो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उच्च होती है। जबकि जर्मेनियम की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज का मान क्या होता है, कम होता है। सिलिकॉन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि जर्मेनियम आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण जर्मेनियम और सिलिकॉन इन दोनों अर्धचालक पदार्थों में सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया जाता है वो अर्धचालक पदार्थ है कौन, सिलिकॉन। कौन है, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में से सिलिकॉन का ही उपयोग ज्यादातर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले जो अर्धचालक पदार्थ है उनका वर्गीकरण किया, दो प्रकार से वर्गीकरण किया, डोपिंग के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। फिर हमने देखा ऊर्जा बैंड के आधार पर दो प्रकार से फिर विभाजित किया उनको। पहला देखा हमने डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, दूसरा हमने देखा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। फिर हमने देखा डोपिंग के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हमने देखा इंट्रिंसिक पदार्थ, दूसरा हमने देखा एक्सट्रिंसिक पदार्थ। अब जो एक्सट्रिंसिक पदार्थ है उसके अंदर सिर्फ मैंने आपको डोपिंग की परिभाषा बताई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंट्रिंसिक पदार्थ है इनके अंदर अशुद्धि मिलाएंगे, किसी दूसरे परमाणु की अशुद्धि मिलाएंगे और कुछ नए पदार्थों का निर्माण करेंगे। अब वो जो पदार्थों का निर्माण करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जितना भी आपको सिलेबस मिल रहा है उस सिलेबस को आप साथ के साथ कंप्लीट कर दीजिए। देखिए मैं भी आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं इस वजह से नहीं बना पाता, लेकिन मैं भी आप दिल से चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है आपकी एग्जाम से पहले और टाइम पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर किए और इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट्स जरूर लिखना है कि आपको जो मैं वीडियो डाल रहा हूं वो आपको अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा भी आपका कमेंट हो, अच्छा या बुरा, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, या फिर इसके अंदर आपको जो भी कमी लगती है
उन कमियों को प्लीज आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के भेजें, ताकि मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकूं। आपकी जो भी कमी है, आप बिल्कुल ईमानदारी से लिख के भेजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाला हूं। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कमी लग रही है तो आप प्लीज मेरे को बताने की कोशिश करें, ताकि मैं उन कमियों को आगे के वीडियो के अंदर उनको कंप्लीट कर सकूं या उनको दूर करने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।